आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। पॉल्यूशन से पर्यावरण पर पड़ रहे असरात और उससे प्रभावित हो रही ज़िंदगी, इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सलीम खान साहब, जो पर्यावरण के स्पेशलिस्ट हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं पर्यावरण पर पॉल्यूशन के और किस तरह हमारा जीवन उससे प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह की परेशानियां आती हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज यानी अगर आप इसको मौसम की तब्दीली माने तो मौसम की तब्दीली ज़रूरी है। देखिए, एक मौसम होता है जिसमें कि जो है वो बीज डाला जाता है। दूसरा मौसम होता है जिसमें कि पानी बरसता है। तीसरा मौसम होता है कि जब फसल जवान होती है, पकती है। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। ये जो मौसम की तब्दीली है ये ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये है कि जब मौसम तब्दील होता है तो उसके हिसाब से इंसानों को एहतियात करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में उसका एहतियात, सर्दी के मौसम में उसका एहतियात। तो ये सब अगर किया जाए तो इंसान उसको झेल लेता है, सदियों से झेल रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आजकल के ज़माने में जो क्लाइमेट चेंज और जो पर्यावरण का मामला है या प्रदूषण का मामला है, ये ज़रा सीरियस हो गया है। प्रदूषण इसलिए सीरियस हो गया कि ये जो हमारा जो पर्यावरण है इसके अंदर एक कैपेसिटी है जो अपने आप ठीक कर लेती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान उदाहरण देता हूँ कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं सांस के लिए, मतलब हवा लेते हैं, उसमें क्या ऑक्सीजन अंदर कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अब जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सांस में लेते हैं और उससे क्लोरोफिल बनाते हैं, यानी पत्ते और ये सब चीज़ें, फूल वगैरह, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जितना ऑक्सीजन हमने कम किया उतना ऑक्सीजन उसने बढ़ा दिया। तो जो पर्यावरण में जो संतुलन होता है वो कायम रहता है। लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर पेड़ पौधे सब खत्म हो गए, सब सीमेंट का एक जंगल बन गया। सीमेंट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ नहीं सकता। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खाली इंसानों से नहीं निकल रहा है, बल्कि गाड़ियों से भी निकल रहा है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों से, पहले एयर कंडीशन वगैरह था उनसे भी सब निकलता है। तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है पर्यावरण में वो तो बढ़ रहा है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का जो काम है वो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या पॉल्यूशन भी इसी का एक हिस्सा है? हाँ, पोल्यूशन में भी ऐसा है कि जैसे दो तरह का पोल्यूशन होता है। एक पोल्यूशन तो ये है कि जो नेचुरल पोल्यूशन है, जैसे आप कोई भी चीज़ घर में साफ सफाई ये वो कचरा होता है उसको आप डंप कर देते हो, तो क्लाइमेट में ये फैसिलिटी है कि वो उसको ठीक कर देता है। लेकिन जो इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, अगर उसको कम नहीं किया गया वो भी पोल्यूशन में आ जाता है। पानी का पोल्यूशन है, जैसे कोई गुड़ की फैक्ट्री है या शक्कर की फैक्ट्री है तो उसका पानी जो है वो खराब है, वो अगर आपने कुएं नदी नाले में डाल दिया तो पूरा वो बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से ज़मीन में आप प्लास्टिक डालते हैं तो ज़मीन का तीन तरह का पोल्यूशन है, हवा का पोल्यूशन है, पानी का पोल्यूशन है और तो ये जब आप जो प्रकृति की कैपेसिटी से ज़्यादा पोल्यूशन आप डाल देते हो तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाती। इसी तरह से आप देखते हैं दिल्ली में जो आसपास में पराली जलाई जाती है, तो पराली के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो शहर में आ जाती है, आपको सारा कोहरा बन जाता है, बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि उस ख़ास मौसम में वो पराली जलाई जाती है और वो हवा जो है वो उसको लेकर के शहर में आ जाती है, और शहर में उसको सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं, हवा की सफाई का, और गांव में वो फैल जाती है तो उसका नुकसान इतना नहीं होता। गांव में पेड़ पौधे भी होते हैं, वो भी उसको ठीक करते हैं। तो इस तरह से ये प्रदूषण का मामला है। क्या दमा,
टीबी हाँ। और इस तरह की बहुत सारी जो बीमारियां हैं, क्या ये भी पॉल्यूशन की देन है? देखो, पोल्यूशन किस तरह से आपके जिस्म में जाता है वो बीमारी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हवा है, तो हवा आपको सांस के लिए लाजमी है, सांस बंद कर दो मर जाएगा आदमी। तो हवा की जो बीमारियां हैं वो कहाँ जाएगी? पहले फेफड़े, आपके फेफड़े को। और बॉडी, इंसान का जो शरीर है वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आपके फेफड़े में तकलीफ होगी तो फेफड़े में तकलीफ होगी, तो सांस में तकलीफ होगी, सांस में तकलीफ होगी तो आपका जो ये जो ऑक्सीजन है ये आपके खून को ठीक करता है, तो उसमें तकलीफ होगी। इसी तरह से पानी का पोल्यूशन है, तो पानी में अगर पोल्यूशन हो गया तो पानी आपको पीने में, आपको पेट में जाके हाजमा ख़राब कर देगा। या ये कि आपको टच होगा, एसिडिक पानी है तो आपको खारिश वगैरह करेगा, या कोई दूसरी किनारे को ख़राब कर देगा। तो पानी और सॉलिड वेस्ट जो है वो ज़मीन में रहेगा, जब आप उसको खोदेंगे तो वो जो है वो ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, पैदावार कम होगी, उसकी खेती बाड़ी कम होगी, ये सब। तो ये इस जो तरह से कैंसर है, क्या ये भी इसकी एक देन है? कैंसर के बारे में देखिए, कैंसर बेसिकली क्या होता है कि इंसान के जिस्म में एक मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि कुछ जो हमारे सेल्स हैं वो मर जाते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह नए सेल्स पैदा हो जाते हैं। तो बॉडी में जो कंट्रोल है वो ऐसा है कि जितने सेल मरते हैं उतने सेल पैदा होते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब ये कंट्रोल ख़त्म हो गया तो अलग अलग किस्म का जो है वो कैंसर होता है। मिसाल के तौर पर लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर, तो ब्लड में क्या रहता है? वाइट ब्लड कैप्सूल्स जो रहते हैं, WBC जिसको बोलते हैं, उसका काम है कि बीमारियों से लड़ना वगैरह। अब वो जितने मरते हैं उतने पैदा होते हैं हमारे घुटनों में से, घुटने में बोन मैरो में होता है। लेकिन जब ये कंट्रोल ख़त्म हो गया तो वो जितना ज़रूरत है उसके आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो जब वो बहुत बढ़ जाता है तो फिर इंसान बीमार हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग कि उसको पहले तो मार देते हैं, कम कर देते हैं। मार के कम नहीं होगा तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं। अब किसी को ब्रेन कैंसर है तो वो ट्यूमर होता है, वो जैसे आपका सेल है, वो सेल जो है वो मर जाएगा तो उतना पैदा हो जाएगा, लेकिन अब उतना नहीं पैदा होगा, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो ट्यूमर जो है वो बढ़ जाता है और वो दूसरी चीज़ को डैमेज करता है। इसी तरह से जिस्म के अलग अलग हिस्सों में जो कैंसर होता है वो बेसिकली जो कंट्रोल है, यानी नए सेल बनने के बाद जो रुकने का काम है वो अगर नहीं होगा तो फिर वो कैंसर बन जाता है, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते थे नासूर बन जाता है जी। तो वो इस तरह। तो क्या ये जो फ्लड आती है हर साल, ये फ्लड भी क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है? नहीं, फ्लड तो हमेशा आती है, लेकिन कभी कभी आर्टिफिशियल फ्लड होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये नदी नाले एक रास्ता है पानी के जाने का, अब लोगों ने उसके पठार बंद कर दिए, लोगों ने उसके यहाँ इंक्रोचमेंट कर दिया, तो क्या है वो तो उस वक्त करते हैं जब वो पानी बह रहा नहीं। अब हिमालय से पानी आ रहा है, जब वो ज़्यादा आएगा या डैम में आपने रोका हुआ है, बारिश ज़्यादा हो गई तो आपको डैम खोलना पड़ता है, इसलिए कि अगर डैम खोलेंगे नहीं तो दीवार टूट जाएगी। अब जब आप डैम खोलते हैं तो जितना कैपेसिटी था उसका, उसको आपने कम कर दिया। अब जब कम कर दिया पानी तो उतना ही आएगा, तो वो क्या करेगा? ओवरफ्लो होगा। जैसे आप एक गिलास में जो है वो पूरा मटका का पानी डालो तो क्या होगा? पानी इधर उधर जाएगा, ओवरफ्लो कर तो वो ओवरफ्लो जो होता है वो आप बोलते हो फ्लड है। तो एक तो नेचुरल फ्लड है जो आता ही है, अगर आप कम ना करो तो भी, जैसे गंगा में, ब्रह्मपुत्र में आता है। तो उसमें कैसा था कि लोगों को पहले मालूम था कि भाई हर साल इस महीने फ्लड आएगा, तो वो लोग उतने नज़दीक जाते ही नहीं थे, उतनी जगह वो नदी के आसपास छोड़ देते थे। या ये है कि अगर वो खेती करते तो उस मौसम में पीछे आ जाते थे, क्योंकि जब फ्लड आता है तो वो अच्छी जरखेज़ मिट्टी लेके आता है, फिर जब पानी कम होता है तो वो ज़मीन बहुत जरखेज़ होती है, तो लोग उससे नुकसान से अपने आप को बचा लेते थे, बल्कि उल्टा उससे फ़ायदा उठाते थे। लेकिन अभी शहरों में है तो कोई खेती बाड़ी नहीं, उल्टा लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दिया, नदियों को जो है, अभी जमुना को तो नाला बना दिया। तो जब जमुना में ज़्यादा पानी आएगा तो वो शहर में आएगा ना, और उन लोगों के शहरों में आएगा जिन्होंने कि वो उसको इंक्रोच करके नैरो कर दिया है, कम कर दिया। ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई शहर
डूबने के कगार पर हैं। ये क्या वजह है? देखिए, मैंने आपको बताया ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में बढ़ती है, यानी उसका एक प्रमाण है 1.8% या कुछ। अब समझो जब वो बढ़ेगी तो टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। इसीलिए आजकल कार्बन फुटिंग, कार्बन ट्रेडिंग तक का मामला चला गया। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ग्लेशियर में बर्फ़ जमी हुई है नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में, वो पिघलती है। जब वो पिघलेगी तो वो पानी समंदर में आएगा। जब समंदर में एक्स्ट्रा पानी आएगा तो उसका जो वाटर लेवल है, सी लेवल जिसको आप बोलते हैं, वो बढ़ेगा। अब दुनिया के जितने अच्छे शहर हैं, मशहूर शहर हैं, और अच्छे शहरों में सबसे अच्छे मकान हैं, वो समंदर के किनारे हैं। अब जब समंदर, आपने अंदाज़ा लगाया कि समंदर का पानी यहाँ तक आता है, जवाहर भाटा में मैक्सिमम यहाँ तक आता है, फिर आपने थोड़ा छोड़ के घर बनाया, तो आपने जो कैलकुलेशन किया था समंदर के जितने पानी का, अब अगर ग्लेशियर से ज़्यादा पानी आ गया तो समंदर जहाँ तक आता था उसके और आगे तक आएगा। उसके आगे तक आएगा तो जो वो हिस्सा है जो समंदर के किनारे बसा हुआ है उस शहर का, वो डूब जाएगा। ये कहा जाता है कि ये इतने शहर का, असल में पूरा शहर नहीं डूबेगा, लेकिन इतने शहर का इतना हिस्सा, अब वो सब जो सबसे पॉश हिस्सा है तो वो तो शहर ही डूब गया। जी, ये है। क्या ये जो सुनामी है, सुनामी भी क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है? मेरे ख्याल में सुनामी का ताल्लुक आज तक मैंने क्लाइमेट चेंज से नहीं पढ़ा। ये जो ओजोन लेयर का मामला है कि उसमें सुराख हो रहे हैं, उसकी वजह से जो नीचे के वेपर्स ऊपर जाते थे, बादल बनते थे, उसमें कमी आ रही है। नहीं, ओजोन वो लेयर क्या का है दूसरा- मामला? देखिए, ओजोन लेयर जो है वो कुदरत की दी हुई एक सेफ्टी कवच है, समझो, सेफ्टी कवच है। मतलब क्या है कि सूरज से जो रोशनी आती है उसमें आप जानते हैं कि ये रोशनी का एक स्पेक्ट्रम है, यानी ये कि इंफ्रारेड लाइट है और जो विजिबल लाइट है या यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट है, ये एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो कुछ हिस्सा इंसान के लिए फ़ायदे का है, विजिबल वाला, लेकिन कुछ हिस्सा जो कुछ फ्रीक्वेंसी है जो इंसान के लिए हानिकारक है। तो ओजोन लेयर जो है वो जो ज़मीन के आसपास एक लिफाफा है, वो उन लोगों, उन रेस के लिए फिल्टर है, वो उनको आने नहीं देता है। अब क्या होता है कि जब प्रदूषण की वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है, तो डैमेज होने की वजह से जिस हिस्से की ओजोन लेयर, समझो कि जैसे अभी एक पर्दा है फर्ज कीजिए, तो पर्दा जहाँ से फटेगा वहीं पे रोशनी आएगी ना जी, तो समझो कि ये ग्लोब है, इस पूरे के ऊपर में ओजोन लेयर है। अब ये जो समझो कि चीन के ऊपर की ओजोन लेयर है वो फट गई पोल्यूशन की वजह से। अब वहाँ पे जो रोशनी आ रही है वो बिना फिल्टर के आ रही है, यानी जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो भी आ रही है और जो आपके लिए नुकसानदेह है वो भी आ रही है। तो नुकसानदेह जब आती है तो उससे वो आके, रोशनी आके कहाँ लगती है? आपकी स्किन पे। तो जब स्किन पे आती है तो फिर वो स्किन को डैमेज करती है और यहाँ तक कि स्किन का कैंसर भी हो जाता है। तो इसलिए ओजोन लेयर को इंटैक्ट रखना, यानी पोल्यूशन को इस हद तक नहीं बढ़ाना कि ओजोन लेयर डैमेज हो और वो रेस जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली है वो उन तक पहुंच सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं? उसके हानिकारक जो तत्व हैं उनको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, क्या करना चाहिए इससे बचने के इसकी लिए? कई चीज़ें हैं। अभी जो हमारी लाइफ स्टाइल है इसको हम पीछे तो नहीं जा सकते। हम लोग जाके जंगल के जैसे 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग रहते थे वैसे तो नहीं रह सकते। लेकिन क्या है कि जो पोल्यूशन होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बिजली ज़रूरी है, सही है। अब बिजली का प्लांट लगेगा, पावर प्लांट लगेगा, ज़रूरी है। अब पावर प्लांट में जो ईंधन जलेगा तो उससे पोल्यूशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा, क्योंकि जो सल्फर फ्यूल में है वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है।
बड़ा टेम्परेचर है तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, वो भी एक पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को पोल्यूटेंट नहीं माना जाता, लेकिन क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास चॉइस क्या है? पहली चॉइस ये है कि आप ऐसा फ्यूल यूज़ करने की कोशिश करें कि जिसमें पोल्यूशन नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोयला जलाते हैं तो कोयले में आपको डस्ट भी मिलता है, कोयले की राख। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर अगर सल्फ़र ज़्यादा है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो नॉक्स बनेगा ही बनेगा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो CO बनेगा, कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 बनेगा। CO2 का अलग इफेक्ट है, लेकिन CO का तो डायरेक्ट नुकसानदेह ऑक्सीजन की तरह अंदर जाता है। अब आप ऐसा कोयला जलाओ कि जिसमें सल्फ़र कम हो। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाते हैं जी। इसलिए कि उसमें सल्फ़र कम रहता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड कम बनता है। यहाँ का कोयला है अपना जो, इसमें सल्फ़र ज़्यादा है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड है। तो फ्यूल में दूसरी बात है कि आप कोयले के बजाय ऑयल में जाओ तो राख कम है। आप ऑयल वाला जो प्लांट होगा, जैसे कोयले का जो आप पावर प्लांट के पास जाओ तो एक बड़ा पहाड़ दिखेगा, वो डस्ट का पहाड़ है। जी। कुछ ऑयल में डस्ट कम है, उससे भी क्लीन है गैस। गैस की आप चिमनी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि प्लांट चल ही नहीं रहा है। तो ये एक लेवल है कि आप फ्यूल को कंट्रोल करते हो। दूसरा कंट्रोल ये है कि आप सोर्स पे पोल्यूटेंट को कंट्रोल करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके टरबाइन में आपका फ्यूल जला, कोयला जला, अब वो जब निकल के चिमनी में आएगा, चिमनी से क्लाइमेट में आएगा। अब बीच में आपने एक पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाया, समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया या बैग फिल्टर लगा दिया, तो वो क्या करता है, डस्ट को एक छन्नी है समझो, छान के निकाल देता है। तो जो हवा चिमनी से बाहर जाती है उसके अंदर डस्ट नहीं है, डस्ट बना है लेकिन आपने उसको वहीं रोक दिया। इसी तरह से समझो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो आपने जो है उसको एक अल्कली का बीच में वो लगाया और उसमें से पास कर दिया, तो वो सॉल्ट बन के वहाँ रुक गया और जो हवा आगे गई वो क्लीन हो गई। क्लीन हो गई। तो दूसरा चीज़ है, एक तो सोर्स पे, एक तो आप फ्यूल ठीक किया, दूसरा आपने सोर्स पे कंट्रोल किया। तीसरा यह है कि अब आपने ये भी कर लिया तो भी कुछ ना कुछ जा रहा है, तो आप क्या करते हो, ऊंची चिमनी बनाते हो। ऊंची चिमनी से क्या होता है कि वो जैसे आप चिमनी से निकलेगा तो ऐसा फैलते हुए जाता है, जी। जितना बड़ा फैलेगा तो उतना डाइल्यूट हो जाता है। जी। तो बाय द टाइम वो ज़मीन के लेवल पे आता है जहाँ लोग घूम रहे हैं, हाँ। तो वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर डाइल्यूट हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डाइल्यूट नहीं होगा तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम हर हाल में है, हाँ। लेकिन डायरेक्ट प्रॉब्लम डाइल्यूट होने पे नहीं। कम से कम होगी। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे वाटर का है तो ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहते हैं, तो अगर आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे, पानी को ट्रीट किए बगैर नदी में डाल देंगे तो उसका पोल्यूशन, मछलियाँ मर जाएंगी, आसपास के लोगों को बीमारी फैल जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ट्रीट करके उसको डाला तो कोई नुकसान नहीं है। सलीम साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से सारी चीज़ें बताई। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम इस तरह की और वीडियो लाएंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।